Hello everyone, welcome to MS Academy. Today I have a new topic to discuss and that is dielectric. इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि हम बिटवीन टू प्लेट्स यदि हम इंसर्ट कर दें किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तो उसकी जो कैपेसिटेंस है यानी कि चार्ज स्टोरिंग जो कैपेसिटी है वो कितने गुना घट जाती है या बढ़ जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई कंडक्टिंग मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस। दीज ऑल द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज टॉपिक। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विद द डाइलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो एक्चुअली कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बट दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। समझ पा रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वो ट्रांसमिट करते हैं। दे ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विदाउट एक्चुअल कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल के लिए क्वार्ट्ज हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, दीज ऑल आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। सो डेफिनेशन की तो कोई आवश्यकता नहीं है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। एक पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर। सो पोलर एंड नॉन पोलर, आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू सी, सो बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो इन ए पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज न्यूक्लियस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉन्साइड। मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उनका जो सेंटर्स होता है एक ही पॉइंट पे होता है, कॉन्साइड करता है। जबकि नॉन पोलर में, एग्जांपल के लिए आप हाइड्रोजन ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। नॉन पोलर में, पोलर में आप हाइड्रोजन ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, O2 ले लीजिए। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड नॉन पोलर में आपको मैंने बताया ही HCl हो गया, आपका H2O हो गया, ठीक है। इसमें आप H2 ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर रिस्पेक्टिवली। व्हाट एक्चुअली यू फाइंड हियर इन द पोलर मॉलिक्यूल, जो अपना सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो सेंटर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है, उन दोनों सेंटर कॉन्साइड नहीं करते हैं, दे डू नॉट कॉन्साइड। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मतलब एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। मैं बता रखा हूं इन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, whereas the direction of electric field is from positive charge to negative charge. This is the basic difference which we have already covered. So polar और non polar में क्या होता है कि polar में जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, ये इस तरह से कनेक्टेड हुए H2, जबकि H2O मान लीजिए अगर H2O लेते हैं तो we find कि जो ये हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक नेट डाइपोल जो है नीचे की तरफ क्रिएट हो जाता है जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। इधर माइनस है, ये प्लस है, इस तरफ से द रिजल्टेंट विल बी देयर इन बिटवीन बोथ। सो नेट डाइपोल इज क्रिएटेड। तो नेट डाइपोल जो है आपका नीचे की तरफ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक एक जो टर्म आता है अभी आपको बता रहे हैं वो होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोलराइजेशन? सो पोलराइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनटू पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पोलर मॉलिक्यूल में, ये सब पोलर हैं, ठीक है, ये नॉन पोलर हो गए अपने, ठीक है, ये नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को यदि हम पोलर में बदलें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि कोई भी
जैसे H2O ले लीजिए आप, H2O करें, H2 ले लीजिए आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लीजिए या कोई एटम भी ले लीजिए आप। मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होता है और एटम लेवल पे भी होता है पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन एंड मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन। यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल को जो नॉन पोलर है उसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें इस प्रकार से कि उसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग हो जाए। सपोज करिए अभी कोइंसाइड कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरह से है। यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दें तो पॉजिटिव चार्ज विल बी ड्रॉन टुवर्ड द अगेंस्ट द फील्ड, ये और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यानी जो इसके बाद जो बनेगा ये जो अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल था अब पोलर बन जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर। तो एक नेट डाइपोल क्रिएट होगा जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बोलते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, जिसे हम ईपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईपी। तो द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन of a non-polar molecule into polar molecule when these molecules are placed in external electric field, this phenomena is called polarization. So और यदि किसी डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये रहा अपना टॉपिक जो मैं शुरू में डिस्कस करना था। अभी जो टर्म है अपने पास वो ये है कि जब हम किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को ये जानना हो कि उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी ये हम कैसे जानेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन कह लीजिए या रिलेशनशिप कह लीजिए दैट वी विल कवर अप। ठीक है, सपोज करिए कोई भी अपना मटेरियल है ये, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं ले लेता हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज इधर है, इधर माइनस क्यू चार्ज, यानी पॉजिटिवली इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि हम कोई स्लैब रख देते हैं इधर इसमें, सपोज करिए, ठीक है, कोई स्लैब रख देते हैं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ नेगेटिव, ठीक है, और इस साइड में अपना पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये फिनोमिना है। ठीक है, ये इसे को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने इंसर्ट कर दिया है ये कोई भी मटेरियल, हम तो दो केस लेंगे, अभी हम आप आगे देखेंगे, आप दो केस लेंगे अपन लोग। एक हम कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे तो देखेंगे कि जो सी है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा जो है हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो अब देखेंगे कि उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बेसिकली अभी हम ये देखेंगे कि जो भी अपना फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। लेकिन जो इंटरनल है, इंटरनल की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ। एक्सटर्नल उसे हम ईपी से अगर दर्शा दें, ईपी, ठीक है, डाइपोल की वजह से पी हम लोग लिख दे रहे हैं और इसे हम लोग ई नॉट बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये ई नॉट इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट एंड ईपी इज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मटेरियल में जो अंदर में मतलब जो स्ट्रेंथ है डाइपोल की, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ घट जा रही है। उसे हम अगर ई से दर्शाएं तो ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट या ई बोले, ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नॉट माइनस ई पी। कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस के ई पी। ठीक है, ई नॉट माइनस के ई पी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अभी अब जब हम प्रूफ करेंगे आगे तो इसकी आवश्यकता भी आएगी। ठीक है, तो अभी ईपी जो है ये नेट इंटरनल का है और ये ई नॉट जो है एक्सटर्नल फील्ड है, तो ई नेट अपना रिड्यूस हो जाएगा। इसे बोलते हैं द वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं बता आपको ये रहा हूं कि जो अपना ईपी है, ईपी क्या हो जाएगा? ईपी हो जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होगा? सिग्मा हो जाएगा आपका, सिग्मा अपना क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। यदि हम ऊपर और नीचे दोनों डी से मल्टीप्लाई करते हैं
सपोज करिए ये डी है, डिफरेंस है ये वाला डी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन, द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट डी है सपोज करिए। तो यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ a इंटू डी ये वॉल्यूम बन जाएगा और q इंटू डी ये डाइपोल मोमेंट होता है, q इंटू डी डाइपोल मोमेंट होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p अपान ये वॉल्यूम इंटू एप्सिलॉन नॉट, और p अपान वॉल्यूम जो है इसे हम बोलते हैं डाइपोल डेंसिटी, इसे बोलते हैं डाइपोल डेंसिटी, ठीक है। डाइपोल डेंसिटी हो जाएगा, इसे हम p से दर्शाते हैं, p से, p ये छोटा p था, ये p अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा EP की वैल्यू, ठीक है। ये हो जाता है अपना EP की वैल्यू हो जाएगा, EP इक्वल टू P अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमको देखना क्या है, हमको ये देखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है अभी आप जानेंगे इसको। डाइलेक्ट्रिक मैं इसको इसलिए बनाया था ताकि आप समझ सकें कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। अभी जो अपना K है जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसको डिफाइन करते हैं हम लोग E नॉट अपान E, E नॉट अपान E नॉट आपको पता है क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन बोथ द प्लेट्स, और E नॉट रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यानी आप क्या लिख सकते हैं, E नॉट को, E नॉट ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, E नॉट अपान E जो है, ठीक है। अभी आप जो है K की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू, यहां से मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं कि एक और रिलेशन जो आपको याद रखना है वो ये है कि 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, ठीक है। 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, जो के काई है उसे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसे ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन बोथ द प्लेट्स टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट होता है। ये वाली जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है किसी एक मटेरियल के लिए। जो जानने की बात ये है कि 1 प्लस काई इज इक्वल टू जो के वाला फॉर्मूला है अपना, ठीक है, वो कैसे आता है, ठीक है। तो जो अपना ये वाला रिलेशन है, कौन सा अपना जो ये रिलेशन है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस E इज इक्वल टू ई नेट, ये ई नेट है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस के, अभी हम लोग जो यहाँ लिखे थे ई नॉट माइनस के P बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई नॉट P बाई एप्सिलॉन नॉट, P की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, अल्फा, ठीक है, अल्फा एक काई हो जाएगा एंड ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि कितना पोलराइजेशन होगा आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, यानी प्रोपोर्शनल होंगे ये दोनों, दीज टू आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी आप इसको यहाँ पर रखें हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ रखें हैं, तो एप्सिलॉन नॉट काई P इज इक्वल टू एप्सिलॉन काई E अपान एप्सिलॉन, ठीक है, अपान एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है ही, ठीक है। यानी कि जो अपना P है उसको हम लोग यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस, सो व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग, सो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस के, P की जगह पे हमें क्या रखना है, काई, इसे काई बोलते हैं, काई एप्सिलॉन नॉट E अपान एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये वाले जो टर्म है हम लोग लेफ्ट में भी हम कंसीडर करें तो E प्लस के काई E प्लस के काई इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। यहाँ से E कॉमन ले लीजिए, E कॉमन लेते ही 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट। और आपको बेसिक फॉर्मूला पता है के इज इक्वल टू ई नॉट अपन ई, के इज इक्वल टू ई नॉट अपन ई, पुट हियर ई ऑन द प्लेस ऑफ ई नॉट। ई नॉट को हम लोग यहाँ से लिखिए, ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू ई लिख सकते हैं। फ्रॉम हियर वी कैन राइट के इज इक्वल टू
ई नॉट अपन ई, तो यहाँ से हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू के इंटू ई। अब यहाँ इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, जैसे ही हम पुट करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, सो वी आर गोइंग टू गेट ई इन ब्रैकेट 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट के जगह पे क्या लिखेंगे हम, के इंटू ई से ई कैंसिल, सो 1 प्लस काई इज इक्वल टू के, या के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखेंगे, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ठीक है, ये वाला रिलेशन है, बस वहीं से आ जाता है आपका रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आप चेंज कर सकते हैं, और ये वाला आपको अगर रिलेशन याद हो तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज के एंड ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड दैट इज काई, ठीक है, ये रिलेशन रहा आपका। अब हम समझते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? सपोज करिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कोई भी अपना जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, आपको पता है जब हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो पोलराइज हो जाता है, यानी जो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो रिटेन नहीं रह पाती, वो चेंज हो जाती है। कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द strength of a is the strength of a insulating material, that is dielectric material, to withstand the external electric field without breaking down, यानी ब्रेक डाउन ना हो। कोई भी मटेरियल है जो उसका ब्रेक डाउन ना हो, कितना मैक्सिमम हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी सपोज करिए एयर है, ठीक है, एयर पे हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सके ताकि वो पोलराइज न हो, उसके बाद जस्ट पोलराइज हो जाए, दैट मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विदाउट ब्रेकिंग डाउन, विदाउट चेंजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये है, सपोज करिए आप 10 किलो वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, 10 किलो वोल्ट किसी भी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि जब आप 9.9 अप्लाई कर रहे थे तो वो ब्रेक डाउन नहीं था, वो अपनी इंसुलेटिंग मटेरियल एज इट इज बरकरार रखा था। बट व्हेन यू चेंज इट टू 10 किलो वोल्ट इट्स पोलराइज्ड, इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन, इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी चली जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब वो कंडक्ट करने लगेगा। सपोज करिए आपका एयर है, ठीक है, एयर है, तो एयर की भी एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, एक डाइलेक्ट्रिक, वो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो यदि हम एयर में सपोज करिए ये एक एंड रहा, किसी भी वायर का एक एंड रहा, इसको समझते हैं थोड़ा सा डीपली, ठीक है, ये किसी भी वायर का एक एंड रहा और ये दूसरा एंड रहा है किसी भी वायर का, ये 1 रहा और ये 2 रहा। सो दिस इज द एंड 1 एंड दिस इज द एंड 2, एंड इफ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एंड 1 एंड एंड 2, so we find that electric potential between plate 1 and the plate 2, between plate 1 and plate 2, सपोज करिए यहाँ अपना एयर है, ठीक है, यहाँ अपना एयर है, ठीक है, होगा क्या एक्चुअली कि यदि हम एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, यानी प्लस और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगा ही, डेफिनेटली श्योर है। यानी कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो दोनों एंड के बीच में जो एयर है वो पोलराइज हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, और आयोनाइज होते ही कंडक्ट करने लगेगी। इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एयर, या ये बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एयर, या बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पंक्चरिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। अब ये कंडक्ट करने लगेगा, चाहे वो कितना भी जो है कि स्ट्रेंथ रखता हो एयर, हालांकि एयर की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है काफ़ी हाई होती है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वैक्यूम होती है, लेकिन फिर भी यदि हम उसे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है,
ठीक है। यदि हम अप्लाई कर दें तो जो है कि यदि 1 सेंटीमीटर गैप पे हैं दोनों एंड और 30 किलो वोल्ट हम अप्लाई कर दें तो विदाउट एक्चुअल कनेक्शन इलेक्ट्रिक करंट विल कीप ऑन फ्लोइंग, यानी कि जो अपना डाई इलेक्ट्रिक रहा एयर बिटवीन बोथ द एंड्स वो पंक्चर हो जाएगा, एयर पंक्चर हो जाएगा, तो करंट एयर में जाने लगेगी। दैट इज कॉल्ड पंक्चरिंग ऑफ एयर या फेलवर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी मटेरियल की बहुत ज़्यादा होती है, किसी मटेरियल की बहुत कम होती है। ठीक है, क्वार्ट्ज हो गया, पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया, एयर हो गया, ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो था वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे के से रिप्रेजेंट किए थे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वो हम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन न हो, जो भी आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है या ये कहें कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो उसको उस वैल्यू को हम बोलते हैं अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब हम ये देखने वाले हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, सपोज करिए अपन लोग दो केस लेने वाले हैं। पहला केस ये है कि ये अपना प्लेट हुआ, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, यानी प्लस चार्ज विल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो हम यहाँ एक जो है कंडक्टिंग मटेरियल रख रहे हैं, ये डी सेपरेट है। दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में जो डी सेपरेशन है उसमें टी मोटाई का, टी थिकनेस का हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया। तो अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटर है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो सी है, कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव आने वाला है, वी आर गोइंग टू सी। सेकंड केस, ये अपना कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब यहाँ भी प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, यानी ई नॉट की जो डायरेक्शन है इधर होगी। किसी भी मटेरियल में जो कंडक्टिंग मटेरियल है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, आपको पता है। इनसाइड मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, डेफिनेटली जीरो। ठीक है, तो अभी जो है, अभी क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, ठीक, प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये कहें यदि यहाँ अगर प्लेट नहीं होता, सपोज प्लेट नहीं होता तो क्या होता है? प्लेट नहीं होता तो उसकी कैपेसिटी होती है जो स्टोर करने की, C इज इक्वल टू, सपोज करिए उसको C नॉट रखते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होती। यदि इसकी एरिया A ले ले और सेपरेशन D है ही, दैट मीन्स जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। लेकिन जैसे ही हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल इंसर्ट कर दिया, अब जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटी है वो क्या चेंज होता है वो देखते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V Q इज इक्वल टू सी भी, यानी V इज इक्वल टू अभी V निकालिए, पोटेंशियल में V निकालिए, V। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, यानी E इंटू dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना E है, इंटू जो अपना ये ई नॉट कितने में है, सपोज करिए इतने में है और इतने में है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना इंटू इतना, ये टी का है यानी ये डी है, तो टी माइनस डी हो जाएगा ई का सेपरेशन, यानी अपना हो जाएगा डी माइनस के टी या टी माइनस के डी, जो भी मोटा होगा उसमें से। सपोज डेफिनेटली टी इज गोइंग टू बी ग्रेटर, या टी इज द पार्ट ऑफ डी, दैट मींस टी इज लेस देन डी। सो डी टी इज इक्वल टू अपना वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ये हो जाएगा ई नॉट की वैल्यू। अब ई नॉट क्या होता है, अब ई नॉट क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इज इक्वल टू अपना होता है सी वी, यानी कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये इक्वेशन नंबर 1 रखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2, एक मिनट छोटा होगा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कभी आते हैं उस पर। सो क्यू इज इक्वल टू हमने सी वी बताया, यानी वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है, यानी सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है, Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड रखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू अभी जो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी
तो जैसे ही आप इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है, अब अभी Q इक्वल टू क्या मिलेगा, Q इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन विल बी द पॉइंट ऑफ, यानी कि सिग्मा अपन एप्साइलन लिख सकते हैं अपन लोग, सिग्मा बाई एप्साइलन इंटू डी माइनस टी, यानी कि सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी है, यानी Q अपॉन ए, ये चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाई ए इंटू एप्साइलन इंटू डी माइनस टी, ये रहा अपना E की वैल्यू, ठीक है, ये रहा E की वैल्यू, ठीक है। अब C इक्वल टू Q अपॉन V, इक्वेशन नंबर ये जो फर्स्ट ही है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, एक्चुअली यही फर्स्ट है, सपोज करिए थर्ड है, तो थर्ड को सेकंड में पुट करिए, पुट द इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, और ये V की वैल्यू है, सॉरी V की वैल्यू है ना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, V है, ठीक है। V इक्वल टू तो Q बाई ए ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर ही रहेगा, ठीक है, D माइनस टी नीचे आ रहेगा, ठीक है, ये D माइनस टी हो गया, ठीक है, ये D माइनस टी होगा, ठीक, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस टी, यदि हम चाहें तो D कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D यदि हम कॉमन ले लेते हैं, इफ वी टेक D एज ए कॉमन, व्हाट वी एक्चुअली फाइंड 1 माइनस टी बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये जो इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम C नॉट लिख सकते हैं, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस करने से पहले जो कैपेसिटेंस था वो, इसको हम, ये वैल्यू है उसकी, यानी हम लोग C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, ये लिख सकते हैं, यानी कि एक्चुअली आप समझिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, C नॉट इनिशियल वाला है विदाउट पुटिंग एनी कंडक्टिंग मटेरियल, और C अभी जो आया है पुट करने के बाद, सब इरेज कर देता हूँ, होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, ठीक है। सपोज करिए T1 है, D हाफ है, D अगर D की जगह पर सपोज करिए D1 है और T आधा, यानी 0.5, सपोज करिए 1 मीटर है, जिसमें से आधा मीटर हमने मटेरियल रख दिया, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यहाँ पर T बाई डी कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन 1, यानी 0.5 हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 हो जाएगा, यानी C नॉट अपॉन 0.5, पॉइंट को हटाते ही 10 हो जाएगा ये, और 5 टू 10, यानी C इज इक्वल टू 2C नॉट, यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको समझना ये है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल हमने रख दिया, इंसर्ट कर दिया, उसको रखते ही कैपेसिटेंस का मान बढ़ गया है, दैट मीन्स व्हेन a conducting material is placed inside a parallel plate capacitor, the capacitance of the capacitor increases, ठीक है, the capacitance of the capacitor increases, ठीक है, और ये है फॉर्मूला आपको निकालने का, C इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, यदि आपको पहले का कैपेसिटेंस पता हो और उसका डिफरेंस पता हो, सेपरेशन और कितना मोटा उसमें रखा गया है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल, तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट, एल्स you can use this formula, C is equal to epsilon naught A by D, 1 minus T by D is equal to C, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए। So basically there is nothing hard to calculate all this, you should have the concept how to apply in the different questions.